together. Radio Manu 91 where it's always better. Where it's always better. Yo, सुबह का सूरज या शाम का रंग, we bring you joy हर जुबान का धन. Community की बात हम हैं आपके साथ, let's spread the love. चलो मिल के साथ tune in, turn up, दिल से बात करो. Radio Manu 92 FM के साथ चलो. Every voice counts, हर लम्हा यहाँ. चलो बात करके देखते हैं, let's all shine on. Yo, let's all go. सेहत की बात और dreams to share. Radio Manu 92 FM, we're always there. From unity to joy, we bring the light. Every word, every tune makes everything right. Listen up, it's time to unite. Radio Manu 92 FM, shining bright. Dill se suno, we love and care. Chalo baat karke dekhte hain, let's take it there. So come along for the ride. Radio Manu 92 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. ये है रेडियो मानू 90.0 FM. चलो बात करके देखते हैं. This is Radio Manu 90.0 FM presenting Dream Jobs. आदाब दोस्तों, ड्रीम जॉब्स के इस एपिसोड में आपका खैर मकदम है. मैं हूं आरजे उबैद और आज हम बात करेंगे कोर्सेज एंड कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस. इस पर बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर फैसल मुस्तफ़ा साहब, असिस्टेंट लाइब्रेरियन, सेंट्रल लाइब्रेरी मानू. सर, आपका हमारे इस शो में खैर मकदम है. बहुत शुक्रिया. डॉक्टर फैसल मुस्तफ़ा साहब, असिस्टेंट लाइब्रेरियन, सेंट्रल लाइब्रेरी मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में. और आज हम बात करेंगे कोर्सेज एंड कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के बारे में. डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि वो कौन कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ लाइब्रेरी साइंस के कोर्सेज अवेलेबल हैं. जी, बहुत शुक्रिया उबैद साहब. लाइब्रेरी साइंस, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में आने से पहले हमें थोड़ा सा उसकी तारीख़ के बारे में हमें मालूम करना चाहिए, क्योंकि ये ऐसी फील्ड है जो कि लाइब्रेरीज़ के बाद कोर्स में इस्टेब्लिश हुई है. और जैसा कि आपके मालूम है कि तारीख़ में ज़्यादातर जो लाइब्रेरी की जो इब्तिदा हुई, कुतुबखानों की जो इब्तिदा हुई, वो किंग्स के या फिर जो बड़ी क्लास थी, नवाब थे, जो राजे महाराजे थे, उनकी पर्सनल लाइब्रेरीज़ हुआ करती थी, जिसकी रसाई जो है एक महदूद एलिट क्लास को अवेलेबल थी. लेकिन धीरे धीरे 18वीं सदी में ये चीज़ चेंज हुई और उसके बाद कुछ पब्लिक लाइब्रेरीज़ बनी. और फिर उसके बाद जब मदारिस और स्कूल्स का इस्टेब्लिशमेंट हुआ तो उसके साथ लाइब्रेरीज़ बनने लगी. और इस तरीके से लाइब्रेरीज़ का एक यानी लाइब्रेरीज़ क्या है, बेसिकली बुक्स को प्रिजर्व किया जाता था और उसको डिसेमिनेट किया जाता था लोगों में जो कि उसके ख्वाहिशमंद हैं. इस तरीके से एक पब्लिक डिस्कोर्स हुआ फ्रॉम किंगशिप लाइब्रेरीज़ टू पब्लिक लाइब्रेरीज़, इस तरीके से. और धीरे धीरे जब आप 19वीं सदी में आते हैं तो लाइब्रेरीज़ का एक अच्छा खासा जाल बिछ जाता है. और उसके बाद ज़रूरत महसूस होती है कि लाइब्रेरीज़ को कैसे ऑर्गेनाइज़ किया जाए कि लोगों को रसाई आसान हो, जिसको हम आजकल यूज़र फ्रेंडली कहते हैं. तो लाइब्रेरीज़ को यूज़र फ्रेंडली बनाने के लिए फिर ये बात तय हुई कि कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम किए जाएं. और ये 19वीं सदी की बात है कि दुनिया में भी और हिंदुस्तान में भी जो शुरू में एक ट्रेनिंग प्रोग्राम के नाम से कुछ कोर्सेज़ का आगाज़ हुआ. हिंदुस्तान में अगर बात करें तो पंजाब यूनिवर्सिटी वो पहली यूनिवर्सिटी है जिसने 1915 में एक कोर्स इंट्रोड्यूस किया, जो एक ट्रेनिंग प्रोग्राम था आम सतह का लाइब्रेरी साइंस के लिए. लाइब्रेरी को मैनेज कैसे किया जाए, लाइब्रेरी की चीज़ों को किस तरीके से ऐसे रखा जाए कि वो जब यूज़र आए तो उसको एक्सेसिबल हो ईज़िली. तो ये एक साहब थे असा डॉन डिकिंसन, उन्होंने ये ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया था. और बाद में मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में कोर्सेज शुरू हुए. और उसके बाद जो लाइब्रेरी साइंस का जो इर्तिक़ा हुआ उसमें सर्टिफिकेट कोर्सेज आए.
फिर उसके बाद डिप्लोमा कोर्सेज आए और उसके बाद बैचलर कोर्सेज आए, फिर मास्टर्स कोर्सेज आए, एमफिल, पीएचडी। और मैं आपको बताऊं कि 1926 में जी। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में पहली मरतबा पीएचडी डिपार्टमेंट लाइब्रेरी साइंस का एस्टेब्लिश किया गया। और 1957 में यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली जो है पहली यूनिवर्सिटी हिंदुस्तान की जिसने पीएचडी इंट्रोड्यूस किया। यानी 1957 में ही देख लीजिए कि आपको इस सब्जेक्ट में पीएचडी, इतना ये सब्जेक्ट फल फूल गया था कि इसमें पीएचडी अवार्ड होने लगी थी। जी, जी, जी। और इस ज़माने तक लाइब्रेरीज़ जो हैं काफ़ी एनरिच हो गई थी और उसमें ज़रूरत थी कि इस तरीके से चीज़ों को दिया जाए जो यूज़र्स को ईज़िली अवेलेबल हो, क्योंकि कलेक्शन जब बढ़ जाता है, चीज़ें कम हो तो निकालना आसान होता है, जब चीज़ें बढ़ जाती हैं तो उसको निकालना मुश्किल होता है। तो इसके लिए बहुत सारे, जैसे मेलविल डेवी या हमारे यहाँ एक प्रोफेसर रंगनाथन थे जी। जिनको फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया कहा जाता है, उन्होंने कुछ स्कीम्स लाए जिससे ये पता लगाना किताबों की रसाई बहुत आसान हो गई। उन्होंने यूनिवर्स ऑफ नॉलेज को कुछ डिविजन्स दिए, जैसे मेलविल डेवी की बात करें जो हम क्लासिफिकेशन आज भी यूज़ करते हैं, हालांकि ये 100 साल से ज़्यादा पुरानी है। और उसमें बेसिकली यूनिवर्स ऑफ नॉलेज को उन्होंने 10 हिस्सों में डिवाइड किया, 0 to 9। जैसे हम बात करेंगे, मैं कहता हूँ 297, एक लाइब्रेरियन कहता है तो वो दूसरों के लिए एक नंबर है, लेकिन हमारे लिए बहुत कुछ है। हम जब 297 कहते हैं दैट मीन कि ये वो तमाम किताबों की निशानदेही करता है जो इस्लाम पे है। 294 जब हम कहते हैं ये तमाम किताबों की निशानदेही है जो हिंदुज़म पे है। हम 370 कहते हैं तो यानी एजुकेशन की किताबों की बात करते हैं, इसमें लैंग्वेज की कोई क़ैद नहीं है। ये नंबर यूनिवर्सल नंबर है। 370 कहीं भी दुनिया में जाइएगा तो वो एजुकेशन, अगर डेवी की स्कीम फॉलो कर रहा है तो 370 जो है एजुकेशन का नंबर होगा, 370 से लेके 379 तक। इस तरीके से उसने 10 डिवीज़न पूरे यूनिवर्स ऑफ नॉलेज को, पूरी जो कायनात का नॉलेज है उसको डिवाइड किया था 0 to 9 में। अच्छा। और उस ज़माने में चूंकि आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि कंप्यूटर साइंस था नहीं था जी। तो उसने ज़ीरो का एक कॉन्सेप्ट दिया था जिसमें ज़ीरो में बहुत कम सब्जेक्ट थे, जिन जनरली उसने कहा कि इसमें वो सब्जेक्ट आएंगे जो फ्यूचर में एस्टैब्लिश होंगे। आज कंप्यूटर साइंस को हम 004 नंबर दिया हमने ताकि वो खाली स्पेस रखा। उस ज़माने में 1 जो है साइकोलॉजी के लिए दिया गया था, लेकिन साइकोलॉजी से जितने रिलेटेड हैं हम उसको नंबर्स देते हैं, जैसे 150 साइकोलॉजी का है। इस तरीके से 1 के अंडर में जितने नंबर होंगे दैट इज़ रिलेटेड टू साइकोलॉजी ओनली। इस तरीके से 2 रिलीजन का होगा, चाहे कोई भी रिलीजन आप इस्टेब्लिश कर लीजिए, उसको 2 में एकोमोडेट करना है हमें। जैसे 294 कहा हमने हिंदुज़म के लिए, 296 बुद्धिज़्म के लिए, 297 इस्लाम के लिए। इस तरीके से हर रिलीजन को एक नया मखसूस नंबर दिया गया है और उस मखसूस नंबर के अंदर भी देख सकते हैं 29 पॉइंट लगा के हम दे देते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बायोग्राफी आपको देखना है तो 297 पॉइंट समथिंग समथिंग में आपको मिल जाएगी। तो आपको कुरान का नंबर एकदम रेडीमेड नंबर आपको मिल जाएगा। कुरान के 297 आप अगर आते हैं तो पूरे इस्लाम फर्दर जी 297 पॉइंट लगा के फिर हम डिफरेंट नंबर डिग्री देते हैं। जैसे बच्चा आता है तो उसको फौरन हम बता सकते हैं कि कुरान का है 297 पॉइंट, मुझे याद नहीं है एग्जैक्ट, लेकिन 1227 शायद है। तो उस पे जाएंगे तो कुरान की जितनी किताबें हैं, डिफरेंट ट्रांसलेशंस हैं, जो भी कुरान पे होगा वो अवेलेबल होगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट मेलविल डेवी ने डेवलप किया था, बाद में रंगनाथन ने भी एक स्कीम लाए थे, ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुई, लेकिन ये स्कीम जो है डीडीसी जो है पूरी यूनिवर्सिटी 70% जो ग्लोबल लाइब्रेरीज हैं इसका इस्तेमाल करती हैं। और रही बात कोर्सेज की, जो मैंने शेयर किया कि अब सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्सेज तो ज़्यादा राइज नहीं है, जब से ये बैचलर कोर्स, मास्टर्स कोर्स और पीएचडी वगैरह आ गया है। तो अब इन कोर्सेज के ज़रिए हम बहुत जगहों पे नौकरी कर सकते हैं, बहुत सारे इदारे हैं। अगर हम यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, कौन कौन सी अहम यूनिवर्सिटीज़ है जिसमें बच्चे एडमिशन ले सकते हैं? हिंदुस्तान की देखिए तकरीबन 50% यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो ये कोर्स प्रोवाइड करती हैं। मेजर यूनिवर्सिटीज़ में आप देख लीजिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, आपके BHU है, जामिया मिलिया इस्लामिया है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बहुत शुरू में किया था, दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाद कालवन उसने किया था, पंजाब यूनिवर्सिटी है, और ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ये कोर्स करती हैं। इसके अलावा कुछ जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद है, वो लाइब्रेरी साइंस का कोर्स तो नहीं कराती लेकिन PG डिप्लोमा कराती।
लाइब्रेरी ऑटोमेशन एंड डिजिटाइजेशन पे वो पीजी डिप्लोमा कराती है। जी। इस तरीके से देखें तो इग्नू जो है एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट के साथ आई और इग्नू में बहुत ज़्यादा लोगों को लाइब्रेरी साइंस के जो कोर्सेज हैं पीएचडी तक है वहाँ पे उसने भी इसको एक्सेस दिया और स्टूडेंट ने बहुत इस्तेफादा किया इग्नू से। दोस्तों अभी रुकेंगे शो से ब्रेक के लिए। ब्रेक काफी ज़्यादा होते हैं, तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो मानो 90.0 FM। आप सुन रहे हैं ड्रीम जॉब्स रेडियो मानो 90.0 FM का करियर शो। You are listening to Radio Manu 90.0 FM, a community radio station. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. This audio has been generated through AI. This is Radio Manu 90.0 FM. Let's listen to the Mindful Minute. शिक्षा हमारे भविष्य की नींव है जिसे हमें मजबूती से निर्माण करना चाहिए। महात्मा गांधी। We are all apprentices in a craft where no one ever becomes a master. Ernest Hemingway. जरूरत ही इजाद की माँ है। अफलातून। ये है रेडियो मानू 90.0 FM। आप सुन रहे थे द माइंडफुल मिनट। For sales, marketing and brand promotions, write to us on Radio Manu at manu.edu.in. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. आप सुन रहे हैं ड्रीम जॉब्स रेडियो मानू 90.0 FM का करियर शो। दोस्तों ड्रीम जॉब्स के एपिसोड में आपका खैर मकदम है। ब्रेक के बाद आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर फैसल मुस्तफ़ा साहब से, और जिस मौजू पे हम बात कर रहे हैं वो है कोर्सेस एंड कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। सर से हमारी बात हो रही है, गुफ्तगू हो रही है। सर आगे मैं आपसे जानना चाहूँगा कि व्हाट इज़ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एडमिशन इन बिलीव साइंसेस। देखिए बैचलर कोर्सेज में यूजुअली हमारे यहाँ जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट के बाद बैचलर कोर्स होता है, जिस तरीके से बीएड है जी, वो बीएससी बीकॉम या बीए के बाद होता है, उसी तरीके से जो हमारा लाइब्रेरी साइंस का कोर्स है पहले इसको बिलीव कहते थे, लेकिन चूंकि टेक्नोलॉजी का लाइब्रेरी में ज़्यादा इस्तेमाल होने लगा तो इसका नाम बदल के बैचलर ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस रखा गया, क्योंकि इंफॉर्मेशन साइंस इसमें अच्छा खासा इसका कॉन्टेंट है। इस वजह से इसका नाम BLIS रखा गया और इसके लिए अंडर ग्रेजुएट है। और ठीक उसी जिससे एमएड होता है ठीक उसी तरीके से उसी पैटर्न पे हमारा एमलिब होता है, बिलिब के बाद एमलिब होता है और पीएचडी होता है। और ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ इसका जो है अपना टेस्ट लेती हैं और यूजुअली 50% या 55% इसमें मार्क्स रिक्वायरमेंट होते हैं। और इसमें कोई इसकी हद नहीं होती कि आप बीए किए हैं या बीएससी किए हैं, अंडर ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी फील्ड में, क्योंकि लाइब्रेरीज भी अलग अलग टाइप की होती हैं। जी बिल्कुल। तो बाद में हो सकता है आपको स्पेशलाइजेशन करना हो तो हो सकता है एक कॉमर्स लाइब्रेरी हो जिसमें आपका अगर आपने बीकॉम किया हुआ है तो वो आपका स्पेशलाइजेशन बन जाए और आप उस लाइब्रेरी को अच्छे से संभाल सकें।
जी तो इस तरीके से कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है, लेकिन बाद में एमलिब में जो इलेक्टिव कोर्सेज होते हैं उसमें स्पेशलाइजेशन डेवलप किया जा सकता है। राउत साहब, मेरे जहन में एक और क्वेश्चन आ रहा है अभी कि जैसे बहुत सारी इंडिया में लाइब्रेरी है, जैसे रामपुर में रज़ा लाइब्रेरी है, उसके बाद पटना में खुदा बख्श लाइब्रेरी है, उसके अलावा कलकत्ता में भी एक लाइब्रेरी है। तो क्या ये जो लाइब्रेरीज है अपने कोर्सेज चला सकती हैं, और कौन कौन से कोर्सेज चला सकती हैं ये? जहाँ तक प्रोफेशनल कोर्सेज की बात है, यूनिवर्सिटीज़ ही कराती हैं। अच्छा जी। एक स्टैंडर्ड है जो कायम है, लेकिन ये ट्रेनिंग प्रोग्राम या पीजी डिप्लोमा, इस तरह के ट्रेनिंग जो रिक्वायरमेंट होती है, डिफरेंट डिजिटाइजेशन की रिक्वायरमेंट होती है, भी आर्काइवल कि कोई प्रोग्राम की होती है, तो कुछ जो लाइब्रेरीज होती हैं वो भी सर्टिफिकेट के लेवल पर या ट्रेनिंग का लेवल का प्रोग्राम कराती हैं। लेकिन जहाँ तक प्रोफेशनल BLIs, MLIs या PhD की बात है, तो वो यूनिवर्सिटीज़ को ही अख्तियार होता है कि कोर्सेज कराएं। जी जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस और मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंस में कोर्सेज में क्या डिफरेंस है? BLIs जो है ये बैचलर कोर्स है, और मास्टर MLS है मास्टर्स कोर्स है। ये एक इस तरीके से जैसे आप BSc MSc या PhD समझें, ये यूँ समझें, तो एक स्पेशलाइजेशन की बात है। अगर BLIs करते हैं तो हमें जाहिर सी बात है छोटी जॉब जो होती है, छोटे लेवल की जो जॉब होती है वो होती है, और लाइब्रेरीज का जो जॉब पर्सपेक्टिव है वो बहुत वाइड है, डाइवर्स है, बहुत डाइवर्स है। बैचलर्स कोर्स है तो उसमें जाहिर सी बात है वो जो जॉब लगती है वो यूजुअली नॉन टीचिंग पोजीशंस होती हैं या फिर लाइब्रेरीज में होती हैं, क्योंकि लाइब्रेरीज जो हैं वो डाइवर्स हैं और उसमें दोनों तरह की पोस्ट होती है, एकेडमिक पोस्ट भी होती हैं और नॉन एकेडमिक पोजीशंस भी होती हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है। डिफरेंट UGC जो क्वालिफ़िकेशन एकेडमिक लाइब्रेरियंस के लिए करती है, उसके साथ नेट होता है या PhD होता है। जिस तरीके से असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर होते हैं, दे आर द असिस्टेंट लाइब्रेरियन, डिप्टी लाइब्रेरियन इक्विवेलेंट टू these posts, and they are having the same pay scale, and they have almost they are having the same qualification also. तो लेकिन ये है कि बहुत लाइब्रेरीज में चूँकि एक जंग बहुत बड़ा आता है, जो कि डिफरेंट बहुत सारे काम लाइब्रेरी में ऐसे होते हैं जो क्लासीफायर है, कैटलॉगर है, डेटा एंट्री ऑपरेटर है, या फिर और डिजिटाइजेशन का काम हो रहा है तो वहाँ कंजर्वेशनिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। इन तमाम चीज़ों के लिए हमें जो बैचलर्स भी काफ़ी होता है, और उसके अलावा बहुत सारे ट्रेनिंग कोर्सेज जो जिन लाइब्रेरीज का जिक्र किया करवाती हैं, तो उससे हमें उनसे इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। जी बिल्कुल। क्या इन कोर्सेज के लिए एंट्रेंस का एग्ज़ाम देना पड़ता है? जी, ये ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ अपना एंट्रेंस लेती हैं, कोई कॉमन अभी तक एंट्रेंस इसके लिए नहीं है, ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ करती हैं। एज फार द PhD इज कंसर्न्ड, उसमें अगर नेट क्वालिफाइड है इस सब्जेक्ट में तो एग्जाम्शन होता है, वो टेस्ट नहीं होता, डायरेक्ट आप इंटरव्यू में अपीयर हो सकते हैं जिस तरह और PhD प्रोग्राम्स में होता है। अदरवाइज इसका भी जो है यूनिवर्सिटीज़ अपना टेस्ट कराती हैं, उसमें अपीयर हो सकते हैं PhD के लिए। जी दोस्तों, अभी रुकेंगे शो से ब्रेक के लिए। ब्रेक काफी ज़्यादा होते हैं, तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो मानो 90.0 FM। You are listening to Dream Jobs, Radio Manu 90.0 FM's career show. आप सुन रहे हैं रेडियो मानो 90.0 FM, एक कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. This audio has been generated through AI. आइए अब सुनते हैं अर्ज किया है। आदाब दोस्तों, आप सुन रहे हैं अर्ज किया है रेडियो मानू 90.0 FM पर। आइए आज मुलाकात करते हैं उर्दू अदब के मशहूर शायर, सहाफ़ी, आज़ादी के सिपाही और इनकलाबी रहनुमा हसरत मोहानी से। हसरत मोहानी का असल नाम सैयद फजलुल हसन था। उनका जन्म 1878 में मोहन, जिला उन्नाव, उत्तर प्रदेश में हुआ। वो उर्दू गज़ल की एक नुमाया शायर थी, लेकिन उनकी शख्सियत सिर्फ अदब तक महदूद नहीं थी।
उन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी की तहरीक में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और पूर्णा स्वराज का मुतालबा करने वाले पहले कौमी रहनुमाओं में शुमार किए जाते हैं। हसरत मोहानी की शायरी में इश्क और इनकलाब दोनों का हुस्न नजर आता है। उनकी गज़लों में मोहब्बत की नज़ाकत भी है और आज़ादी का जज्बा भी। उनका लहजा सादा, पुरखुलूस और दिल में उतर जाने वाला है। आइए उनका एक बेहद मशहूर शेर सुनते हैं। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, हमको अब तक आशिकी का वो ज़माना याद है। और एक और मकबूल शेर है, मशक़ी सुखन जारी चक्की की मशक्क़त भी, एक तुरफा तमाशा है हसरत की तबीयत भी। हसरत मोहानी का कलाम दिल की कैफियत को भी बयान करता है और समाज को बीदार करने का पैगाम भी देता है। उन्होंने अदब, सियासत और रूहानियत को अपनी जिंदगी में खूबसूरती से जोड़ा। उर्दू शायरी की दुनिया में हसरत मोहानी का नाम इश्क की लज्जत, फिक्र की गहराई और आज़ादी के जज्बे की अलामत के तौर पर हमेशा याद रखा जाएगा। इसी के साथ दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी एक और अजीम अदबी शख्सियत के साथ। आप सुन रही थी अर्ज किया है सिर्फ रेडियो मानू 90.0 FM पर। खुदा हाफिज। You were listening to अर्ज किया है। सेल्स, मार्केटिंग और ब्रांड प्रमोशंस के लिए हमसे राब्ता करें radiomanu@manu.edu.in पर। So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं। Your voice, your guide. You are listening to Dream Jobs, Radio Manu 90.0 FM's career show. दोस्तों, ड्रीम जॉब्स के एपिसोड में आपका खैर मकदम है। ब्रेक के बाद आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर फैसल मुस्तफ़ा साहब से, और जिस मौजू पे हम बात कर रहे हैं वो है कोर्सेस एंड कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। सर से हमारी बात हो रही है, गुफ्तगू हो रही है। डॉक्टर साहब, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में मैं देखता हूँ कि अक्सर जो है लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, तो इसकी क्या वजह है? देखिए, लाइब्रेरी साइंस का कोर्स करने के बाद बहुत ही डाइवर्स टाइप ऑफ जो जॉब्स हैं मार्केट में। इसमें देखिए बेसिकली लाइब्रेरीज पे डिपेंड होता है। तो बेसिकली लाइब्रेरीज जो है 3 तरह के हमारे पास हैं। एकेडमिक लाइब्रेरीज जो कि यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज, कॉलेज लाइब्रेरीज, स्कूल लाइब्रेरीज होती हैं, इनको हम एकेडमिक लाइब्रेरीज कहते हैं। इसमें भी 2 तरह की पोस्ट होती है। एकेडमिक पोस्ट होती है, असिस्टेंट लाइब्रेरियन से लाइब्रेरियन तक की जो पोस्ट होती है एकेडमिक होती है। उसके अच्छे पर्क्स होते हैं और उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव भी होती है, और दे हैव टू डू द एकेडमिक अपलिफ्टमेंट ऑफ द लाइब्रेरी एज वेल एज द यूनिवर्सिटी। तो उसके लिए थोड़ा जाहिर सी बात है क्वालिफिकेशन उसकी एट पार विथ टीचिंग क्लास होती है। जी है। इसके अलावा छोटी पोजीशन पे जैसे हमारे प्रोफेशनल असिस्टेंट हैं, सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट हैं, लाइब्रेरी असिस्टेंट हैं, लाइब्रेरी अटेंडेंट हैं, इनके लिए मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट्स होती है। और ये भी जो है यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज़ में, कॉलेज लाइब्रेरीज़ में और स्कूल लाइब्रेरीज़ में अकोमोडेट हो सकते हैं। इसके अलावा बड़ी तादाद में हमारे पास जो है पब्लिक लाइब्रेरीज़ हैं, ओरिएंटल लाइब्रेरीज़ हैं। जैसे आपने जिक्र सुना होगा कि खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी है, कोन्नेमारा पब्लिक लाइब्रेरी है, सरस्वती महल पब्लिक लाइब्रेरी है, रज़ा लाइब्रेरी है, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया है। ये पब्लिक लाइब्रेरीज़ हैं जिसका कलेक्शन अच्छा खासा ज़्यादा होता है। जैसे नेशनल लाइब्रेरी जो है रिपोजिटरी लाइब्रेरी है, यानी कि हमारे हिंदुस्तान में जो कुछ भी पब्लिश होता है, पब्लिशर की जिम्मेदारी है कि वो उसकी एक कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट जो नेशनल लाइब्रेरी को देती है। नेशनल लाइब्रेरी चूँकि इंडिया को रिप्रेजेंट करती है, हर मुल्क की एक नेशनल लाइब्रेरी होती है, जो हमारी नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता में है और उसका बहुत बड़ा कलेक्शन है। तो उसके लिए जाहिर सी बात रिक्वायरमेंट ऑफ स्टाफ बहुत ज़्यादा है और तरह तरह के रिक्वायरमेंट्स हैं। जाहिर सी बात है लैंग्वेजेस हमारे पास बिल्कुल बहुत ज़्यादा लैंग्वेज, हिंदुस्तान क्योंकि लैंग्वेजेस का मुल्क है, तो इस वजह से उसमें डाइवर्स टाइप के लोग भी चाहिए। उर्दू के भी चाहिए, अरबिक में भी चाहिए, क्योंकि उर्दू की बुक है उसको कैटलॉग करना है, क्लासीफाई करना है, तो उसके लिए उर्दू स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत होगी। और इस तरीके से हिंदी के हैं, कन्नड़ के हैं, जैसे
सरस्वती महल लाइब्रेरी है, कन्नड़ में, तेलुगु में इसका स्पेशलाइजेशन है। आपकी सालारजंग म्यूजियम लाइब्रेरी है जिसमें उर्दू का भी है, अरबिक, पर्शियन, तेलुगु, उसका अच्छा खासा कलेक्शन है। इस तरह की लाइब्रेरीज में भी बहुत सारी पोस्ट होती है। इसके अलावा लाइब्रेरी साइंस का कोर्स करके आप आर्काइव्स और म्यूजियम्स के लिए भी एलिजिबल होते हैं, क्योंकि वो भी किसी हद तक लाइब्रेरी से रिलेटेड है। और उनके कोर्सेज, चूँकि म्यूजियोलॉजी के कोर्सेज या आर्काइव्स के कोर्सेज बहुत कम हैं, तो लोग क्या करते हैं कि BLIs MLIs करते हैं, और इसमें चूँकि इलेक्टिव पेपर्स होते हैं आर्काइवल के, तो उसको ऑप्ट करते हैं ताकि स्पेशलाइजेशन बन जाता है, और उनके लिए वो सूदमंद होते हैं। और जैसा कि मैंने जिक्र किया कि लाइब्रेरी जो कोर्सेज ये कर रहे होते हैं, उसके साथ अगर आपका बैचलर्स जो है किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में तो वो बहुत ज़्यादा आपके लिए सूदमंद होगा। जिस मिसाल के तौर उर्दू यूनिवर्सिटी है, तो हमें जब स्टाफ हमें लेना होता है तो हमारे लिए उर्दू एक मैंडेटरी चीज़ है, क्योंकि हमारा अच्छा खासा कलेक्शन उर्दू है। हमारा रिसर्चर जो उर्दू से ज़्यादा अवेयर है, वो उसको उर्दू से अगर हम समझाते हैं तो अच्छे समझ में आता है। इसी तरीके से पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला जैसे पंजाबी यूनिवर्सिटी है, वो पंजाबी लैंग्वेज की है। इस तरीके से ओरिएंटल लाइब्रेरीज या कोई भी लाइब्रेरी, इवन अगर आप नॉर्मल लाइब्रेरी भी लेंगे तो उसमें भी कलेक्शन जो है डाइवर्स होगा, डिफरेंट लैंग्वेजेस में होगा। तो उसको क्लासीफाई करना, उसको कैटलॉग करना, उसको डिसेमिनेट करना जो है, हमें स्पेशल एबिलिटीज़ की ज़रूरत होती है। लैंग्वेज जो में होते हैं उनके लिए सूदमंद होता है। इसके अलावा जो है डॉक्यूमेंटेशन सेंटर्स हैं, इंफॉर्मेशन सेंटर्स हैं, इनमें भी इंफॉर्मेशन ऑफिसर की भी पोस्ट आती जी पोस्ट की जहाँ तक बात करें, जैसे मैंने जिक्र किया कि असिस्टेंट लाइब्रेरियन है, इसके अलावा इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट की एक पोस्ट होती है, डॉक्यूमेंटेशन ऑफिसर की पोस्ट होती है, जो कि ऑलमोस्ट इक्वल है। थोड़ा सा क्वालिफिकेशन वगैरह में फ़र्क होता है, और काम तकरीबन वही होता है जो लाइब्रेरियन का, और इनके कोर्सेज भी वही होते हैं। जो लाइब्रेरी साइंस के कोर्सेज करते हैं वही लोग होते हैं। अब यूँ देखिए कि इवन एम्बेसीज में भी लाइब्रेरीज होती हैं। अमेरिकन सेंट्रल लाइब्रेरी, ब्रिटिश सेंट्रल लाइब्रेरी, ये ब्रिटिश लाइब्रेरी के होते हैं, क्योंकि उसमें भी बहुत ज़रूरत होती है कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जिनकी रेडी रेफरेंस की ज़रूरत होती है। तो उनको लाइब्रेरीज एस्टेब्लिश उन्होंने किया, उसके लिए एक लाइब्रेरियन की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये लाइब्रेरियन की रिक्वायरमेंट यहीं से पूरी होगी, जो ये कोर्सेज किए होंगे, ताकि उनका जो कलेक्शन है उसको अच्छे से मैनेज किया जाए, डिसेमिनेट किया जाए। क्योंकि लाइब्रेरी का बुनियादी मकसद है प्रिजर्व करना और डिसेमिनेट करना, और डिसेमिनेट इस तरीके से करना कि रेडी रेफरेंस फॉर्म में, यानी इजीली अवेलेबल हो। ऐसा ना हो कि जैसे आप लाइब्रेरी और बुक स्टोर का फ़र्क जो है वो बहुत वाज़ेह होना चाहिए, कि एक लाइब्रेरी में आप जाएं तो आपको तमाम चीज़ें ऐसी अवेलेबल हो कि आप हाथ रखें तो वो किताब मिल जाए। बुक स्टोर पे ऐसा नहीं होता है। बुक स्टोर पे भी किताबें होती हैं, लेकिन वो लाइब्रेरी नहीं कहलाती। तो लाइब्रेरीज़ का जो है लाइब्रेरी का स्कोप बहुत डाइवर्स है। और चूँकि अब डिफरेंट नाम से भी, नॉलेज सेंटर के नाम से भी लाइब्रेरीज एस्टेब्लिश होती हैं। दरअसल हालांकि एक चीज़ है कि लाइब्रेरीज़ का जो स्कोप जो है ट्रेडिशनल से हट के अब बहुत मॉडर्नाइज्ड हो गया है। अब लाइब्रेरी में जो लोग आ रहे हैं, लाइब्रेरी साइंस के जो कोर्सेज कर रहे हैं, उनका ज़्यादा रुझान जो है ICT बेस ज़्यादा होने लगा है, क्योंकि इसमें ICT की बहुत ज़रूरत है। अब हर काम, जैसे मिसाल के तौर पे इशू रिटर्न है हमें, तो वो भी हम सिस्टम से करते हैं, अब मैनुअल नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे हैं। ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग जो हमारा है वो वेब बेस्ड है। तो इन तमाम चीज़ें, अब डेटाबेसेस भी आ गए हैं, ई-जर्नल्स भी आ गए हैं, और उनसे रिसर्चर्स को कैसे डेटाबेसेस का यूज़ करना है, इन तमाम चीज़ों को लाइब्रेरी के जो लोग हैं, रिक्रूटीज़ हैं, उनको पता होना चाहिए कि हाउ टू make use of those databases and how to assist the research scholars to make use of these databases, e-journals and other e-contents. जी। राव साहब, अगर हम बात करें टीचिंग पोस्ट की, तो क्या लाइब्रेरी साइंस के कोर्स करने के बाद टीचिंग पोस्ट भी अवेलेबल होती हैं जो बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं? जी बिल्कुल। एक ये चीज़ मैं भूल गया था। इसके अलावा जब डिपार्टमेंट बने तो जाहिर सी बात है, एक डिपार्टमेंट जिस तरह दूसरे डिपार्टमेंट्स होते हैं, प्रोफेसर की पोस्ट आती है। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में, इंडिया में जो है मेजर यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, बड़ी पुरानी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी साइंस एस्टेब्लिश्ड है। उसके अलावा बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं डिस्टेंस मोड से भी कराती हैं। जैसा कि आपको मालूम है, PhD नहीं करा सकते, लेकिन मास्टर्स और बैचलर्स की डिग्री जो है हमारे यहाँ डिस्टेंस से होती है। और इग्नू एक बहुत बड़ी मिसाल है। इग्नू के ज़रिए लाखों ग्रेजुएट्स एस्टेब्लिश भी पैदा हो रहे हैं, और वो डिफरेंट लाइब्रेरीज़ में साथ दे रहे हैं। इसके अलावा मदारिस वगैरह जो हैं, मोनेस्ट्रीज़ हैं, उनमें भी लाइब्रेरीज़ हैं, उनमें भी स्कोप है लाइब्रेरी साइंस का। तो लाइब्रेरी साइंस का स्कोप बहुत वाइड है।
दोस्तों अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो मानो 90.0 FM। आप सुन रहे हैं ड्रीम जॉब्स, रेडियो मानो 90.0 FM का करियर शो। You're listening to Radio Manu 90.0 FM, a community radio station. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. This audio has been generated through AI. आइए अब सुनते हैं हिस्ट्रीज मिस्ट्रीज। आदाब दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानू 90.0 FM। आइए आज हिस्ट्रीज मिस्ट्रीज में जानते हैं डिक्शनरी की कहानी, एक ऐसी किताब जिसने अल्फाज को सिर्फ जमा ही नहीं किया बल्कि इल्म को एक नया निजाम भी दिया। सोचिए, आप एक नई जुबान सीख रहे हैं, अचानक एक ऐसा लफ्ज सामने आ जाता है जिसका मतलब आप नहीं जानते। आज हम तुरंत डिक्शनरी या मोबाइल ऐप खोलकर उसका मतलब देख लेते हैं, लेकिन एक जमाना ऐसा भी था जब अल्फाज का मतलब ढूंढना इतना आसान नहीं था। दोस्तों, डिक्शनरी यानी शब्दकोश या लुगत एक ऐसी रेफरेंस बुक होती है जिसमें अल्फाज के मानी, उनका इस्तेमाल, तलफ़्फ़ुज़ और कई बार उनकी तारीख भी दी जाती है। लेकिन सवाल ये है कि दुनिया की पहली डिक्शनरी कब बनी? तारीख बताती है कि डिक्शनरी का ख्याल हजारों साल पुराना है। लगभग 2300 BCE में प्राचीन मेसोपोटामिया यानी आज के इराक में सुमेरियन और अकैडियन जुबानों के लफ्ज़ों की 2 जुबानी सूचियां मिट्टी की तख्तियों पर लिखी गई थीं। इन्हें दुनिया की सबसे पुरानी मालूम डिक्शनरीज में शुमार किया जाता है। इसके बाद चीन, भारत और अरब दुनिया में भी मुख्तलिफ जुबानों के अल्फाज को जमा करने का सिलसिला शुरू हुआ। लेकिन अगर इंग्लिश डिक्शनरी की बात करें तो 1604 में इंग्लैंड के स्कूल टीचर रॉबर्ट कॉड्री ने अ टेबल अल्फाबेटिकल के नाम से पहली इंग्लिश डिक्शनरी पब्लिश की। इसमें लगभग 2500 मुश्किल इंग्लिश अल्फाज के आसान मानी दिए गए थे ताकि लोग उन्हें बेहतर तरीके से समझ सकें। फिर आया वो शख्स जिसने डिक्शनरी की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। 1755 में मशहूर इंग्लिश राइटर डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने अ डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज पब्लिश की। इस डिक्शनरी में लगभग 42,000 वर्ड शामिल थे। हर लफ्ज के मानी के साथ उसके इस्तेमाल की मिसालें भी दी गईं। करीब 150 साल तक ये इंग्लिश की सबसे अहम डिक्शनरी मानी जाती रही। बाद में 1884 में ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी यानी OED पर काम शुरू हुआ। इस डिक्शनरी ने सिर्फ अल्फाज के मानी ही नहीं बल्कि उनकी हिस्ट्री और वक्त के साथ उनमें आने वाली तब्दीलियों को भी रिकॉर्ड किया। आज OED दुनिया की सबसे मशहूर डिक्शनरीज में शुमार होती है। भारत में भी डिक्शनरीज का एक समृद्ध इतिहास है। संस्कृत, उर्दू, हिंदी, तमिल और दूसरी भारतीय जुबानों के लिए कई बेहतरीन लुगतें और शब्दकोश तैयार किए गए, जिन्होंने जुबान और अदब को महफूज रखने में अहम किरदार अदा किया। आज डिक्शनरी सिर्फ किताबों तक महदूद नहीं है। मोबाइल ऐप्स, वेबसाइट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से हम कुछ ही लम्हों में किसी भी लफ्ज का मतलब, तलफ़्फ़ुज़ और इस्तेमाल जान सकते हैं। तो दोस्तों, डिक्शनरी सिर्फ अल्फाज की किताब नहीं है, ये इंसानी इल्म, जुबान और तहजीब का एक ऐसा खजाना है जिसने नस्लों तक नॉलेज को महफूज रखा और दुनिया भर के लोगों को एक दूसरे की जुबान समझने में मदद दी। दोस्तों, आज के हिस्ट्रीज मिस्ट्रीज में फिलहाल इतना ही। अगली मुलाकात में फिर लेकर आएंगे तारीख के पन्नों से एक और हैरत अंगेज इन्वेंशन, डिस्कवरी या हिस्टोरिकल इवेंट की कहानी। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो मानू 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं। You were listening to History's Mysteries. For sales, marketing and brand promotions, write to us on Radio Manu at manu.edu.in. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात
करके देखते हैं। Your voice, your guide. आप सुन रहे हैं ड्रीम जॉब्स, रेडियो मानू 90.0 एफएम का करियर शो। दोस्तों, ब्रेक के बाद आपका फिर से खैर मकदम है। आज हम बात कर रहे हैं कोर्सेज एंड कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के बारे में, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर फैसल मुस्तफ़ा साहब। डॉक्टर साहब, व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ डिजिटल लाइब्रेरीज इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस कैरियर्स? देखिए, पहले भी जिक्र हुआ है कि ट्रेडिशनल लाइब्रेरीज़ का स्कोप काफ़ी कम होता जा रहा है। अब लाइब्रेरीज़ जो हैं वो हाइब्रिड मोड में चल रही हैं। बिल्कुल। यानी उनमें स्पेस चाहिए, आपके प्रिंट कंटेंट भी चाहिए, प्रिंट के अलावा जो है डिजिटल कंटेंट बहुत ज़्यादा चाहिए, और डिजिटल कंटेंट को एक्सेसिबल बनाने के लिए आपको जाहिर सी बात है ऐसे लोगों की ज़रूरत होगी जो थोड़ा आईसीटी से कमा को वाकिफ़ हों, और उनका बैकग्राउंड ऐसा हो कि उन तमाम चीज़ों को जान सकें। क्योंकि लाइब्रेरीज़ जो हैं अभी क्या है कि सॉफ्टवेयर के ज़रिए चलती हैं। बिल्कुल। जैसे हमारे पास कोहा है, जो ऑटोमेशन हमारा है कोहा में है, जो डिजिटल कंटेंट हम देते हैं, प्रोवाइड करते हैं, वो डी स्पेस में होता है, वो अगेन दैट इज़ अ सॉफ्टवेयर। तो डिजिटल लाइब्रेरी का मतलब ही ये होता है कि जो चीज़ें जो एक्सेसिबल हों वर्ल्ड वाइड ग्लोबल थ्रू इंटरनेट, और उसके बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। मिसाल के तौर पे एक मैन्युस्क्रिप्ट पुराने ज़माने में होती मैन्युस्क्रिप्ट्स होती थी, और उसको मैन्युस्क्रिप्ट को देखने के लिए आपको आना पड़ता था लाइब्रेरी। अभी क्या किया है, सभी ज़्यादातर इंस्टीट्यूशंस ने, जो भी मैंने जिक्र किया है, मैन्युस्क्रिप्ट्स को डिजिटाइज़ कर रहे हैं और उसको यूज़र फ्रेंडली बना रहे हैं, यानी उसको कीवर्ड दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ डिजिटाइज़ करके डाल दिया, तो ताकि उसमें पर्टिकुलर पेज पे जाना है, आपको पर्टिकुलर पेज को पढ़ना है तो पढ़ सकें। और ये ग्लोबल एक्सेस है, ये कहीं से भी आप देख सकते हैं। आपने वो कॉपी, जो ओरिजिनल कॉपी है उसकी अपनी मानवियत है, उसको प्रिजर्व करते हैं हम अपने पास, और डिजिटल कॉपी जो है हम अपनी वेबसाइट पे डाल रहे हैं। ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ ऐसा कर रही हैं, डाल रही हैं, और उसको एक्सेसिबल बनाते हैं, ग्लोबली एक्सेस, कि कहीं से भी कोई उसका फेयर यूज़ कर सके, इस्तेफादा कर सके। और इस तरीके से डिजिटल लाइब्रेरी का जो है जो कॉन्सेप्ट है बहुत वाइड हो गया है। डिजिटल लाइब्रेरी में बेसिकली दो तरह के कंटेंट अभी आ रहे हैं, जो एक बोर्न डिजिटल है और एक डिजिटाइज्ड है। बोर्न डिजिटल वो तमाम चीज़ें हैं जो कि हम उसी फॉर्म में क्रिएट कर रहे हैं, यानी डिजिटल फॉर्म में, जैसे ई बुक्स हुई, के ई जर्नल्स, डेटाबेसेस हुए, ये तो जो हैं इसी फॉर्म में एस्टेब्लिश हुए हैं। इसका कोई प्रिंट वर्जन नहीं है, बल्कि हम कभी कभी इसके प्रिंट वर्जन लेके पढ़ते हैं, क्योंकि हमें पढ़ने में आसानी होती है। तो हम एक रिसर्च पेपर जो होता है वो हम प्रिंट ले लेते हैं, डाउनलोड करते हैं, प्रिंट लेते हैं, और उसको घर पे पढ़ते हैं, कहीं भी पढ़ते हैं। लेकिन इसका जो दीज आर द बोर्न डिजिटल डॉक्यूमेंट, यानी इनके पैदाइशी जो है डिजिटल उसमें हुई है, डिजिटल प्लेटफॉर्म में ये ग्लोबली एक्सेसिबल है। एक तो दूसरा ये है कि जो हमारे पास डॉक्यूमेंट हैं और नायाब हैं, जैसे मैन्युस्क्रिप्ट हुई या नायाब किताबें हैं, जो 100 साल पुरानी किताबें हैं, और उसको जाहिर सी बात है उसका आथर नहीं फौत हो चुके हैं, अब उस कॉपीराइट भी ख़त्म हो चुका है, क्योंकि कॉपीराइट के नाम्स भी हमारे पास देखने पड़ते हैं, जो कि हिंदुस्तान में है कि एक आथर के मरने के बाद, अगर एक आथर है तो उसके 60 साल के बाद ही वो अनकॉपीराइटेड होगा कंटेंट, उसके बाद हम डिजिटाइज कर सकते हैं। या दूसरा तरीका ये है, अगर हम डिजिटाइज कुछ कर रहे हैं, ऐसी किताब जो प्रिंट में है, तो हमें कॉपीराइट जो है ऑथर से कॉपीराइट परमिशन लेना पड़ेगा, और ऑथर से या पब्लिशर से, जो भी कॉपीराइट जिसके पास है, उससे परमिशन लेके हम डिजिटाइज करते हैं और उसको डालते हैं। तो ये एक, चाहे वो तरीका कोई भी हो, स्कैनिंग हो सकती है, और मार हो सकता है, या कोई और तरीका है, तो इसको हम डिजिटाइज कंटेंट कहते हैं। तो इसको भी डिजिटाइज कंटेंट करने के बाद जो यूज़र फ्रेंडली हम बनाते हैं, जो कि किसी सॉफ्टवेयर में, जैसे हम लोग डी स्पेस सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, उसके थ्रू हम एक्सेसिबल देते हैं। इस तरीके से हमारे क्वेश्चन पेपर्स हैं, इसको भी हम डिजिटाइज करके डाल रहे हैं। हमने कॉन्वोकेशन स्पीचेस भी डाली हैं, हमने बहुत सारे मौलाना आज़ाद के जो रसाइल थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, अल-बलाग और अल-हिलाल की कॉपियाँ हमारी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे अवेलेबल हैं, जो कि कहीं से भी एक्सेसिबल हो सकती हैं, उसका यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उसकी यूज़ कर सकते हैं। जी कहीं से भी यूज़ कर सकते हैं। बस एक हमारे यहाँ जो लाइब्रेरी का फेयर यूज़ है, उसकी पॉलिसी को ध्यान में रखना पड़ता है। तो आप अपने लाइब्रेरी में सिस्टम वगैरह भी लगा जी, सिस्टम लगा दिया, बच्चे पढ़ सके आके। उसके लिए सिस्टम और इंटरनेट चाहिए, और कुछ भी नहीं चाहिए।
बस इवन आप मोबाइल से भी देख सकते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है मोबाइल से आप छोटे हाथ बहुत देर तक नहीं पढ़ सकते, हैं। बट एक्सेसिबल वहाँ भी है। जी जी तो ये चीज़ है कि यहाँ पे हमारा फिजिकली आपको लाइब्रेरी नहीं आना है। ये बहुत बड़ी जो एक बीच में एक दीवार हायल थी यूज़र और डॉक्यूमेंट के बीच में, वो ख़त्म हुई है। इसलिए डिजिटल लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट जो बढ़ा है, लेकिन सारी डिजिटल लाइब्रेरीज नहीं हो सकती, बहुत सारी चीज़ें प्रिंट में अभी भी पढ़ी जा रही हैं। इसलिए ज़्यादातर हिंदुस्तान की और वर्ल्ड वाइड जो लाइब्रेरीज हैं वो हाइब्रिड लाइब्रेरीज हैं, दोनों फॉर्म में हैं कि बच्चे आके भी पढ़ते हैं और वो एक्सेसिबल भी है, कहीं से भी पढ़ सकते हैं। हमारे यहाँ भी डिजिटल कंटेंट बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ भी उस तरह के, जैसे मैंने 2 जिक्र किया कि बॉर्न डिजिटल और डिजिटाइज्ड हैं, वो दोनों तरह के हैं। 2025 के जनवरी में हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने एक बड़ा फैसला लिया, एक वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन की स्कीम लाया, जिसमें बहुत सारे जर्नल्स को एक सेंट्रलाइज तरीके से परचेस किया गया और सारी यूनिवर्सिटीज और सारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को दिया गया। उसमें तकरीबन 13,000 से ज़्यादा जर्नल्स हैं और सारे ये बहुत रिपोर्टेड जर्नल्स हैं। तो जो फ्री ऑफ कास्ट हैं, फ्रीली अवेलेबल हैं, यानी आप डाउनलोड फुली कर सकते हैं, आप प्रिंट कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इसमें। इसके अलावा हमारे पास कुछ जैसे क्विलबोट हमने लिया हुआ है, सब्सक्राइब किया गया है, और बहुत सारे हमारे डेटाबेसेस हमने सब्सक्राइब किए हैं जो इसमें नहीं हैं। तो इसके अलावा हमने क्वेश्चन पेपर्स को डिजिटाइज करके हर 6 महीने में वेबसाइट पे अपलोड कर देते हैं, ताकि वो किसी भी स्टूडेंट को रसाई हो। ये हमारे स्टूडेंट नहीं, कोई भी स्टूडेंट उसका एक्सेस कर सकता है, उससे इस्तेफादा हासिल कर सकता है। और इसके अलावा हमारे पास 1300 तकरीबन ई बुक्स हैं जो कि कहीं से भी एक्सेसिबल हैं। इसके अलावा वक्तन फ़वक्तन हम इस तरह की चीज़ें जो भी होती हैं जर्नल्स की, डेटाबेसेस की, वो हम लेते रहते हैं यूज़र्स की डिमांड पे। What roles do libraries play in academic research in India? लाइब्रेरीज का रोल एकेडमिक रिसर्च में बहुत ज़्यादा हो गया है, क्योंकि अभी आप जानते हैं कि PhD के लिए मैंडेटरी है कि प्लेजरिज्म चेक हो। तो सबसे बड़ा लाइब्रेरीज ही यूजुअली करती हैं, जो सॉफ्टवेयर लेके और उसमें सिमिलरिटी रिपोर्ट्स प्रोवाइड करती हैं PhD थीसिस के लिए, रिसर्च पेपर्स के लिए। इसके अलावा आपके अगर डिस्टेंस मोड के प्रोग्राम्स हैं तो उसके लिए SLM जो बनते हैं, उसमें भी कोई भी चीज़ अभी जो कंडीशंस हैं उसमें ये है कि आप जो पब्लिकेशन दे रहे हैं वो प्रिज्म फ्री होना चाहिए। तो उसके लिए कोई सॉफ्टवेयर है, वो सॉफ्टवेयर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी देती हैं और वो प्रोवाइड करती हैं फैसिलिटी रिसर्चर्स को और अपने फैकल्टी मेंबर्स को, ताकि उनके जो पब्लिकेशंस हैं, चाहे वो रिसर्च पेपर हो या थीसिस हो या मास्टर्स डिसर्टेशन हो या SLMs हो या कोई भी इस तरह का जो भी पब्लिकेशन के लिए हो, ये MRP भी हो सकता है, या आप सेमिनार के लिए पेपर लिख रहे हैं वो भी हो सकता है। इन तमाम को सिमिलरिटी लेवल उसका चेक करना पड़ेगा और वो चेक करती हैं लाइब्रेरी, इस तरीके से असिस्ट करती हैं। इसके अलावा हमारे पास पैराफ्रेजर्स हैं, जब इसमें प्रॉब्लम्स आती हैं, मिसाल के तौर पे 30% आ गया, तो हम चूँकि मगर ये है कि जो हम सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं तो उसको कैसे यूज़ करना है ये रिसर्चर्स को पता होना चाहिए। क्विलबोट है, पैराफ्रेज करते हैं, अपना लिखा हुआ कंटेंट जो है हम पैराफ्रेज करते हैं, जो कि सिमिलरिटी फ्री होता है, तो हम पैराफ्रेज करके उनकी मदद करते हैं। इस तरीके से लाइब्रेरीज में जो ई जर्नल्स हैं, ई बुक्स हैं, डेटाबेसेस हैं, इसके तरीके से, और उसके अलावा बहुत सारे जो ऐसी रिसर्चर्स की नीड होती हैं जिसमें उनको डेटा चाहिए होता है, बैंक का डेटा, तो कुछ हमारे डेटाबेसेस होते हैं जिसमें रेडीमेड नहीं अवेलेबल होता, तो हम उनके प्रोवाइडर से कंसल्ट करते हैं और वो हमें प्रोवाइड करके बच्चों को देते हैं, जिससे उनकी रिसर्च में फ़ायदा होता है। उसके अलावा फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हम रिसर्चर्स प्रोवाइड करते हैं, कंप्यूटर सिस्टम है या जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी है, या फिर लेंदी लाइब्रेरी आवर्स देते हैं। जैसे हमारा रिंग रूम जो है 24 आवर खुला रहता है, ताकि बच्चे किसी भी वक्त आके बैठ सकें। सारी सी बात है, एक बच्चा 24 घंटे नहीं बैठता, तो हमारा स्पेस जो है मल्टीपल टाइम यूज़ होता है। जी बिल्कुल। तो अगर हमारे 200 बच्चे अगर बैठ रहे हैं तो इसका मतलब कि 600 बच्चे बैठ रहे हैं, कि डिफरेंट औकात में चेंज होते रहते हैं बच्चे और हमारी फैसिलिटीज़ को इस्तेमाल करते हैं। जी सर। व्हाट आर द इमर्जिंग एरियाज इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस इन इंडिया? सबसे बड़ा इमर्जिंग एरिया बहरहाल वही है, डिजिटाइजेशन है और ज़्यादा से ज़्यादा ICT का चूँकि यूज़ लाइब्रेरी में हो रहा है और हर जगह हो रहा है, हर जगह। इस वजह से जो भी इमर्जिंग एरियाज में से डिजिटाइजेशन इटसेल्फ इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इमर्जिंग एरिया। अपार्ट फ्रॉम दैट यू शुड कनेक्ट विद ICT एंड ऑल दोज थिंग्स विच आर रिलेटेड विद ICT.
डॉक्टर साहब, आपका बेहद शुक्रिया, आप हमारे शो में आए और लाइब्रेरी साइंस में जो कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ है और किस किस तरह के कोर्सेज बच्चे कर सकते हैं उसके बारे में आपने इतनी मालूमाती जानकारी दी। आपका बेहद शुक्रिया सर। बेहद शुक्रिया। दोस्तों, ड्रीम जॉब्स के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी इसके अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपने मेज़बान उबैद को दीजिए इजाज़त। आदाब। आप सुन रहे थे ड्रीम जॉब्स रेडियो मानू 90.0 FM पर। चलो बात करके देखते हैं। दिस इज रेडियो मानू 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं।